हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। हमने अब तक लिक्विड और लिक्विड की सॉल्युबिलिटी के बारे में बहुत पढ़ा है। तो गैस भी सॉल्युबल होती है कि लिक्विड के अंदर? बिल्कुल होती है। भैया सुनते तो आए हैं कि मछली जल में रहती है और वो सांस लेती है और सांस में ऑक्सीजन ही लेती है। वो ऑक्सीजन कहां से आती है? वो पानी से ही तो आती है। तो अगर ऑक्सीजन पानी में सॉल्युबल नहीं होती तो सांस ले पाती क्या? मछली जिंदा रह पाती क्या? मछली ही क्या, बाकी एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी में रहने वाले एनिमल्स है, जिंदा रह पाते क्या? नहीं रह पाते। तो हमारे पास प्रूफ है कि गैसेस लिक्विड में सॉल्युबल होते हैं। आज यही हम देखेंगे कि हाउ गैसेस आर सॉल्युबलाइज्ड इन लिक्विड्स। वो उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो अब तक तो बात कर रहे हैं हम एक्वेटिक एनिमल्स की। तो फार्मेसी में क्या इसका इंपॉर्टेंस है, मेडिकल में इसका इंपॉर्टेंस है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या सिग्निफिकेंस है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स, मतलब क्या एप्लीकेशंस है, कहां तो सॉल्युबिलिटी जरूरी है, और अगर गैस सॉल्युबल भी है तो कहां उसका डिसएडवांटेज है, मतलब सिग्निफिकेंस क्या है। फिर हम देखेंगे अगर सॉल्युबिलिटी है तो कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं। तो वी विल बी स्टडीइंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ सॉल्ट एंड केमिकल इंटरेक्शन ऑफ गैस विद द लिक्विड्स। तो स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंस से कि कहां पर इंपॉर्टेंस है किसकी, कि गैस अगर लिक्विड में सॉल्युबल है तो पहला हमने देखा यहां पर ऑक्सीजन इन लिक्विड। यहां लिक्विड क्या है? ब्लड है यहां पर। तो ऑक्सीजन इन ब्लड, तो ब्लड में ऑक्सीजन ही तो होता है जो हर सेल तक जाता है, और तभी तो सेल क्या है, एटीपी जनरेट कर पाता है। तो आप सोचिए अगर ऑक्सीजन ब्लड में नहीं घुलता, यहां पर ये गैस अगर सॉल्युबलाइज नहीं होती तो ह्यूमन बीइंग जिंदा रहता क्या? नो, सेल जिंदा रह नहीं सकता था। मतलब इट इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंस। तो एक छोटी सी चीज और है कि क्या सॉल्युबिलिटी ज्यादा भी कम हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है कि अगर इसका सॉल्युबिलिटी कम हो गई तो एक समस्या डेवलप हो जाती है जिसको बोलते हैं अनोक्सिया। इस अनोक्सिया के बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, आपको सिर्फ इतना बताया है। तो सॉल्युबिलिटी कम होने से ही ये ऐसा हो गया। तो सॉल्युबिलिटी तो जरूरी है किसकी? ऑक्सीजन की ब्लड के अंदर, पहला सिग्निफिकेंस। फिर बात करते हैं दूसरा सिग्निफिकेंस, कार्बोनेटेड बेवरेजेस। भैया सोडा वाटर कैसे बनता है? आपने देखा होगा, जैसे सोडे की बोतल खुलती है तो उसमें से कुछ निकलता है। क्या निकलता है? वो गैस ही तो निकलती है। मतलब प्रिपरेशन ऑफ सोडा वाटर, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को घोला जाता है किसके अंदर? वाटर के अंदर। यह है आपका दूसरा सिग्निफिकेंस, है ना यहां पर क्या? गैस लिक्विड के अंदर। अब देखते हैं तीसरा एग्जांपल, रिएजेंट प्रिपरेशन। रिएजेंट मतलब जो अपन काम करते हैं लैब्स के अंदर, वहां पर कई तरह के रिएजेंट होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड। तो रिएजेंट प्रिपरेशन ऐसे बनाए जाते हैं बाय पासिंग द गैस इन वाटर, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और लिक्विड अमोनिया, ये इसी तरीके से तैयार किए जाते हैं। सर थोड़ा डिटेल में बताओ, अभी आपको आंसर आ जाएगा इसका। तो ये है आपकी थर्ड सिग्निफिकेंस। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये एक टर्म है, उसे बोलते हैं एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया क्या होती है? रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड सेंसेशन। जब भी ऑपरेशन करना होता है तो पेशेंट को एनेस्थीसिया देना पड़ता है, और जो ड्रग रिस्पॉन्सिबल होती हैं उनको बोलते हैं एनेस्थेटिक्स। अगर तुम इन एनेस्थेटिक को देखो, जैसे ईथर, आप अच्छी तरह जानते हो, आपने सुना है। ईथर क्या है? ईथर तो गैस है, और ईथर एनेस्थेटिक के रूप में काम करती है। तो ये ईथर भी क्या है? ये ईथर भी ब्लड में सॉल्युबल होती है। तो गैस है ना, ब्लड में सॉल्युबल है, और देखो उसका यूज क्या हो रहा है, एनेस्थेटिक की तरह यूज हो रहा है। तो है ना सिग्निफिकेंस? यस। तो अब
ट्रांसपोर्ट ऑफ एनेस्थेटिक गैस इन ब्लड लाइक ईथर। तो जब सॉल्यूबलाइज है तभी तो ट्रांसपोर्ट हो रही है और तभी तो एक्शन आ रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं दिस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इज वेरी मच सिग्निफिकेंट। अब आते हैं नेक्स्ट सिग्निफिकेंस, ऑयल सॉल्युबिलिटी ऑफ एनेस्थेटिक गैस। अब ये ऑयल सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या हो गया भैया? होता क्या है कि अगेन अपन एनेस्थीसिया की बात कर रहे हैं, तो एनेस्थेटिक गैस अपना एक्शन कब शो करती है उसको समझने के लिए सपोज मैं छोटी सी आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूं, उसको समझने के लिए आई एम रबिंग दिस। सपोज ये सेल है और इस गैस को इसके अंदर पेनेट्रेट होना है यहां पर। अब ये गैस इस सेल में आएगी या टिश्यू में आएगी तभी तो एक्शन होगा। इस टिश्यू के चारों तरफ क्या है? सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन क्या है? लिपिडल इन नेचर बिकॉज इट इज मेड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। तो अब आप सोचिए ये जो एनेस्थेटिक गैस है अगर ऑयल सॉल्युबल नहीं हुई तो क्या इजीली इधर से इधर आ जाएगी? क्या नहीं आएगी। तो जितना ही इजी इधर से इधर आ जाएगी मतलब उतनी फास्ट आएगी। कहने का मतलब जो गैस ज्यादा सॉल्युबल रहेगी किसके अंदर? ऑयल के अंदर, वो एनेस्थेटिक ज्यादा पोटेंट होगा। समझ में आ गया आपको? ये क्यों? क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है? लिक्विड्स। यहां पर तो हमने किसकी बात करी? पानी की। लेकिन यहां पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ऑयल की बात हो रही है ना सिग्निफिकेंट? तो इसी चीज को देख लेते हैं। The potency of this anesthetic gas is related to the solubility. For example, high oil solubility means high potency and effective, and it is effective at low angular concentration. तो बोल तो रहा हूं जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी हुई उतनी जल्दी चली गई अंदर और उतना ज्यादा एक्शन है कम डोज पर ही। तो इसी चीज को तो बोलते हैं पोटेंट। कोई भी दवा जितनी कम कंसंट्रेशन में ज्यादा एक्टिव होगी तो वही तो पोटेंट होगी। तो वही तो चीज लिखी हुई है यार इसके अंदर कि अगर गैस की सॉल्युबिलिटी ऑयल के अंदर ज्यादा होगी तो वो एनेस्थेटिक उतना ज्यादा क्या होगा? पोटेंट कहलाएगा, मतलब हाई पोटेंसी होगी इसकी। तो ये सारे क्या थे आपके सामने? एडवांटेजेस एक तरह से। हम बात सिग्निफिकेंस की कर रहे हैं लेकिन अब देख लेते हैं क्या कि यहां पर सॉल्युबिलिटी तो फायदेमंद है लेकिन यही सॉल्युबिलिटी आपको कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचा सकती है। मतलब आपको ध्यान रखना है प्रिपरेशन के अंदर। अब कैसे? solubility of gas or the air, it should be nil in water for injection and distilled water. तो ये वाटर फॉर इंजेक्शन और डिस्टिल्ड वाटर आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अलग पार्ट है फार्मास्यूटिक्स का। डिटेल के लिए आप मेरे दूसरी वीडियो देख सकते हो। तो वहां पर गैस नहीं होनी चाहिए ना? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो वाटर फॉर इंजेक्शन है इसको स्टोर करके रखा जाता है हाई टेम्परेचर पर। और ये क्वेश्चन आ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। रूम टेम्परेचर पर, 0 डिग्री पर, या 80 डिग्री के आसपास, या किसी भी टेम्परेचर पर। तो आंसर है उसका 80 डिग्री के आसपास। वो क्यों? बाद में बताएंगे, अभी आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ गैस और ऑक्सीजन। सपोज कोई प्रिपरेशन है, ये कंटेनर है, हुआ यूं, देखो ये तो एक्चुअली ये बीकर जैसा लग रहा है लेकिन मैं बात कर रहा हूं डोजेज फॉर्म के कंटेनर की। तो ठीक है, इसको छोड़कर हमने इस तरह का कंटेनर बना लिया। ओके, दिस टाइप ऑफ कंटेनर। अब अगर इसको पैक कर दिया, भैया मेरा डायग्राम स्पेशल है, बताने के लिए बता रहा हूं मैं। अब ये आपके सामने सपोज ये ड्रग है और यहां पर अगर ऑक्सीजन बंद करते समय थोड़ी सी रह गई तो भैया ऑक्सीजन तो अपना काम करेगी ना। और अगर यहाँ पर ड्रग ऐसी हुई जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस से डिग्रेड हो जाती है तो क्या होगा? आपकी ड्रग है वो धीरे धीरे डिग्रेड होती जाएगी। या फिर दूसरे तरीके से अपन समझते हैं कि जितनी बार इसका क्लोजर खुलेगा, ढक्कन खुलेगा, उतनी बार ऑक्सीजन से कांटेक्ट होगा। और अगर ड्रग ऐसी होगी जो ऑक्सीडेटिव सेंसिटिव होगी
तो वो ड्रग खराब होती रहेगी। तो भैया ये जो ऊपर वाली ऑक्सीजन है सर अंदर आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है। क्यों? हम पढ़ते तो आ रहे हैं इतनी देर से अभी कि ऑक्सीजन लिक्विड में सॉल्युबलाइज हो जाती है। तो अगर ये ऑक्सीजन नीचे चले गई तो जो ड्रग घुली हुई है लिक्विड के अंदर वो भी खराब हो जाएगी। वही तो लिखा है कि प्रेजेंस ऑफ गैस और ऑक्सीजन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज ऑक्सीडेशन या डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग and it results in decreased stability of your preparation। और इसीलिए प्रिपरेशन के अंदर हम क्या डालते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स। आप जानते हो जैसे सोडियम मेटाबाइसल्फाइड इट इज यूज्ड एज एंटीऑक्सीडेंट। अगली चीज, एक्सप्लोजन एट हाई टेम्परेचर में ऑकर। तो होता क्या है कि हम देखेंगे आगे कि जब भी टेम्परेचर का वेरिएशन आता है ये सॉल्युबिलिटी जो होती है गैसेस के लिक्विड्स के अंदर ये बदल जाती है और उस टेम्परेचर के वेरिएशन के कारण ही क्या है? एक्सप्लोजन हो जाता है। आपके सामने सपोज कोई कंटेनर है और उसमें कोई गैस भरी हुई है। अब वो भरी कैसे, वो बात की बात है। जैसे ही कंटेनर का हम क्लोजर ओपन करते हैं, ढक्कन ओपन करते हैं, टेम्परेचर चेंज की वजह से एकदम से सॉल्युबिलिटी गैस की बदल जाती है और सारी गैस बाहर आ जाएगी, मतलब एक्सप्लोजन के चांसेस हैं। तो यही लिखा है एक्सप्लोजन एट हाई टेम्परेचर में अकर बिकॉज ऑफ इंक्रीज प्रेशर ऑफ गैस इन द बॉटल। बॉटल में प्रेशर बढ़ जाता है। तो अगर ऐसा हो तो क्या करें? देयरफॉर कूलिंग डाउन ऑफ बॉटल इज नेसेसरी बिफोर ओपनिंग। एग्जांपल के लिए अमोनिया बॉटल। तो जब कोई अमोनिया बॉटल को या ऐसे एजेंट्स को अपने को हैंडल करना है, टेम्परेचर पहले अपन कूल करेंगे और उसके बाद इसको खोलेंगे। तो ये तो सारे जो मेन आपके सामने दीज आर द सिग्निफिकेंस, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब बात करेंगे हम व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। देखते हैं वन बाय वन। पहला हम देखेंगे इसके अंदर प्रेशर। भैया अगर प्रेशर की बात करें तो आपके सामने देखिए डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम के अंदर आप देखोगे कंटेनर है। इस कंटेनर में जो रेड डॉट्स हैं, ये रेड डॉट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? These red dots are indicating कि भैया ये तो लिक्विड है या फिर कोई सॉल्वेंट है। और ये ग्रीन डॉट क्या है? ये ग्रीन डॉट क्या है? ये गैस है। तो अब प्रेशर का इफेक्ट ये है कि इफ द गैस इज प्रेजेंट अबाउट दिस इट इज वेरी मच सिग्निफिकेंट। कैसे? अगर गैस यहां पर प्रेजेंट है एंड इफ द प्रेशर इज इंक्रीज्ड मोर गैस विल गो इनटू द सॉल्यूशन। ये गैस इस कंटेनर पर है और अगर प्रेशर हमने डाला तो ये गैस कहां चली जाएगी? ये जो पार्टिकल्स है ना ग्रीन, मतलब गैस आके कहां आ जाएगी? ये गैस अंदर आ गई और इस तरह से हो गई। मतलब मोर गैस विल गो इनटू द सॉल्यूशन, मतलब इंक्रीज कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन ऑफ दिस गैस विच वॉज देयर अर्लियर बिफोर अप्लाइंग प्रेशर। इंक्रीज कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन मीन्स इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो जब इस गैस पर प्रेशर लगाया गया तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे नीचे आ गए और नीचे आने की वजह से क्या है? इंटरेक्शन बढ़ गया। किसके बीच में? ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, इसके बीच में स्पेस तो होगी सही, और बाइंडिंग की वजह से क्या है? सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि हाउ मच इज द कंसंट्रेशन? भाई ऐसा है प्रेशर लगाया तो गैस अंदर आ गई, सॉल्युबलाइज हो रही है, लेकिन कितनी सॉल्युबलाइज हो रही है? ये कितनी कंसंट्रेशन हो रही है इसकी? अगर हम नापेंगे प्रेशर लगाने के बाद तो इसका जवाब दिया एक साइंटिस्ट ने। उस साइंटिस्ट का नाम है हेनरी और उसने एक लॉ दिया। दैट लॉ इज टर्म्ड एज हेनरीज लॉ। मींस हेनरीज लॉ हमें बताएगा कि जब किसी लिक्विड के ऊपर, गैस के ऊपर अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं
तो गैस लिक्विड में चली जाती है और वो कितनी जाती है। दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर व्हेन इट इज अप्लाइड ऑन अ गैस एंड हाउ इट रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन दैट पर्टिकुलर लिक्विड। अब ये हेनरी क्या बोलता है? हेनरी ये बोलता है कि द कंसंट्रेशन ऑफ गैस is which is dissolved here is directly proportional to the partial pressure of gas above the solution। कितनी गैस यहाँ आई है वो डिपेंड करता है कि गैस का यहाँ पर पार्शियल प्रेशर कितना है। अब सर ये प्रेशर का मतलब क्या है? भैया सीधी सी बात है कि अगर आपके पास कुछ इस तरह का कंटेनर हो और आपने क्या किया, यहाँ पर पिस्टन लगा दिया। पिस्टन आप समझते हैं कि इस तरह का ये ऊपर और नीचे हो सकता है। तो सपोज पहले यहां पर लिक्विड था और यहां पर इधर गैस थी। अब पिस्टन क्या है, जैसे आप उसको प्रेशर नीचे करते रहोगे गैस ये स्पेस कम होती जाएगी, ये पिस्टन नीचे आता जाएगा, गैस मॉलिक्यूल्स लिक्विड में आते जाएंगे और वो इसके अंदर घुलते जाएंगे। तो जितना ज्यादा आप उसको नीचे लाते जाओगे मतलब उतनी ज्यादा गैस घुलती जाएगी। यही तो लिखा है, कंसंट्रेशन ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर अबव द सॉल्यूशन। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट है, इट इज एप्लीकेबल इन डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि हम जानते हैं टेम्परेचर के साथ क्या है, सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाती है। और दूसरी चीज ये एप्लीकेबल है लेकिन डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर। अगर इसको मैथमेटिकल टर्म्स के अंदर एक्सप्रेस करेंगे तो यही तो है, C2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द P, या फिर जब प्रोपोर्शनलिटी का जब सिंबल हटेगा तो ये कांस्टेंट आ जाता है, ये आ गया कांस्टेंट। अब ये क्या क्या है, C2 क्या है, C2 है कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड गैस इन मोल पर लीटर। ये क्या है, P इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन किलो पास्कल। और इसके अलावा ये आता सिग्मा है सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट। तो हेनरी क्या कह रहा है, एक बार वापस देख रहे हैं, हेनरी सेज दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर अबव द गैस। जितना यहां पर मैं प्रेशर लगाऊंगा उतने यहां पर ये जो आपके गैस है इसकी सॉल्युबिलिटी इसके अंदर बढ़ती जाएगी। मतलब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ा सकता हूं। तो इसके तो दो मतलब हो गए यार। दो क्या मतलब हो गए कि इफ द प्रेशर इज डबल्ड, अगर मैंने प्रेशर डबल कर दिया, ट्वाइस अमाउंट ऑफ गैस विल गो इन द सेम वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। या अगर यहां पर 100 ml ही है ना, या फिर यहां पर समझ लेते हैं अगर यहां पर 100 ml लिक्विड है और यहां पर मैंने अगर प्रेशर को डबल कर दिया, मान के चलना डबल अमाउंट चली जाएगी, लिक्विड उतना ही है। तो यही तो लिखा है इसके अंदर कि इन द सेम वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ट्वाइस अमाउंट ऑफ गैस विल बी सॉल्युबलाइज्ड। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर पर। तो हेनरी यही कहता है कि कितनी गैस घुल रही है उसके अंदर, इट डिपेंड्स ऑन द प्रेशर अबव द सॉल्यूशन या अबव द लिक्विड। तो दूसरा मतलब ये हो गया ना कि इफ दिस प्रेशर इज रिड्यूस्ड द गैस विल एस्केप। जैसे ही आपने हटा दिया गैस तो भाग जाएगी। भैया गैस का तो नेचर ही ऐसा है क्या कि मॉलिक्यूल्स इधर उधर हैं, तो जैसे आप प्रेशर डालते हो मॉलिक्यूल पास पास आ गए और इसके अंदर घुल गए। तो सर ये तो आप एक ही गैस की बात कर रहे हो आप, अगर एक से ज्यादा गैस हुई तो, या फिर इफ देयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट तब क्या होगा। तो यही तो क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, व्हाट विल हैपन इफ मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट। तो सपोज यहां पर 3 गैसेस हैं ए बी और सी। सपोज ऑक्सीजन हो गया, सपोज नाइट्रोजन हो गया, या और कोई गैस होगी। तो भाई मेरे जितना प्रेशर होगा एक पर्टिकुलर गैस का उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर यह है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर गैस
is related to, is equal to the partial pressure of individual gas. इस मिक्सचर के अंदर इस गैस का, सपोज अगर इसके अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, अगर नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो उसी के कंपैरिजन में इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है उसी की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। अगर ऑक्सीजन की ज्यादा है तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी है, यार लिखा हुआ तो है concentration of gas dissolved is directly proportional to the partial pressure of the gas। अगर एक है तो एक, अगर चार है तो जो सबसे ज्यादा है पार्शियल प्रेशर जिसका है उसी की सॉल्युबिलिटी इसके अंदर ज्यादा होगी। अब हम आगे देखते हैं आगे की कहानी क्या है। आगे की कहानी यह है कि जो गैस जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो सॉल्युबल है लिक्विड के अंदर, based on extent and nature of solubility of gas, ये जो गैस है उसके नेचर और कितनी ज्यादा सॉल्युबल है वाटर के अंदर, तीन तरह के गैसियस सॉल्यूशंस होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप वाले ये हैं, सेकंड ग्रुप वाले ये हैं, थर्ड ग्रुप वाले ये गैसियस सॉल्यूशंस हैं। अब देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक, ये जो फर्स्ट ग्रुप वाली गैसेस हैं, दीज गैसेस आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। दूसरी गैसेस, दे ओबे हेनरीज लॉ, जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर। एग्जांपल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब हम बात करेंगे सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप, these are slightly soluble in water and they show deviation from Henry's law। यहां पर हेनरीज लॉ क्या कह रहा था? जितना पार्शियल प्रेशर होगा, जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी रहेगी, लेकिन यहां पर जरूरी नहीं हुई है। अगर यहां पर सपोज वैल्यू है 100 एग्जैक्ट नहीं, फेक वैल्यू बताने के हिसाब से बता रहा हूं, तो यहां पर जरूरी नहीं है कि 100 के हिसाब से सॉल्युबिलिटी होगी, ये तो डेविएशन होगा। एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरीन। थर्ड, जो थर्ड ग्रुप है, दीज आर द गैसेस व्हिच आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, दे डू नॉट ओबे द हेनरीज लॉ एंड देयर इज आल्सो डेविएशन। डेविएशन तो हाई है, मतलब फॉलो तो करना ही नहीं है। यहां कुछ तो फॉलो हो सकता है ना, कुछ तो होगा, लेकिन यहां तो बिल्कुल नहीं होगा भैया। एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl या अमोनिया। कारण क्या है? कारण ये है कि जैसे गैस पे ऊपर से प्रेशर लगता है ना, तो इंटरेक्शन हो जाता है, जो HCl है वो वाटर के साथ इंटरेक्ट होकर हो जाती है, या फिर अमोनिया को जब वाटर में डालोगे तो इंटरेक्शन, तो बिकॉज दे इंटरेक्ट विद द वाटर, दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज नॉट सीन। अब ये तो बात हुई हेनरीज लॉ की। अब हेनरीज लॉ कहां पर एप्लीकेबल नहीं है? तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट हेनरीज लॉ पर, या हेनरीज लॉ को एक्सप्लेन करो। तो ये वाली सारी कहानी हो गई इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स, ये स्टोरी आपको लिखनी है। उसके बाद में आता है लिमिटेशंस, मतलब कहां पर हेनरीज लॉ फॉलो नहीं होता है या किस किस कंडीशंस के अंदर ये फॉलो होता है, दोज आर लिमिटेशंस। तो पहला है भैया टेम्परेचर कांस्टेंट ही होना चाहिए। टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट बिकॉज टेम्परेचर चेंज करते सॉल्युबिलिटी हट जाएगी या बदल जाएगी। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी और मॉलिक्यूल्स बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। जब कभी भी आपको करना है टेम्परेचर कांस्टेंट पर ही बात हो रही है। दूसरा है नो रिएक्शन बिटवीन गैस एंड सॉल्वेंट। यह रिएक्शन इंटरेक्शन हो तो गया, और इंटरेक्शन होते यहाँ कहा तो है क्या, दे डू नॉट ओबे द लॉ, तो हाथ हो गया आपके सामने, तो ये है दूसरी लिमिटेशन। तीसरी लिमिटेशन क्या है कि दिस हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल ओनली इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन में हो रहा है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में फॉलो नहीं होता है। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन अपन ने जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था तब भी पढ़ी थी। अब स्पेसिफिक बात करें तो इट इज highly applicable, it is highly useful in the preparation of beverages, जैसे बियर, जैसे शैंपेन, जैसे सोडा।
तो यहाँ पर कहानी है हेनरीज लॉ की, या इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। तो टेम्परेचर इफेक्ट्स द सॉल्युबिलिटी। कैसे? अभी बताया तो था, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो मॉलिक्यूल्स है गैसेस के, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो इधर उधर भागने की कोशिश करेंगे, मतलब वो फैलने की कोशिश करेंगे, और फैलने वाली चीज फट जाती है, हम जानते हैं। तो वही तो प्रिंसिपल यहाँ पर रखना है कि इफ देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर देयर इज एक्सपेंशन ऑफ गैस। गैस एक्सपेंड्स, तो जब गैस एक्सपेंड करेगी तो फैलेगी, तो बाहर निकलेगी, मतलब डिक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं increase in temperature results in decreased solubility of gas due to expansion। दूसरी चीज और क्या होगा इससे ये होगा when the temperature increase there is increase in pressure in the container which can result in the bursting। तो भैया कंटेनर फट जाएगा, फूट जाएगा। तो एक काम करना है, इसको चेक करने के लिए या ध्यान रखना, थोड़ा सा सतर्क रहना। चिलर के अंदर या डीप फ्रीजर के अंदर कोल्ड ड्रिंक की बोतल जब आप निकालोगे, ग्लास की बोतल, गर्मी के अंदर जब लू का महीना हो, तो जैसे आप निकालोगे एकदम से टेम्परेचर वेरी होगा और बोतल कड़क, इतनी सी आवाज आएगी, बोतल टूट जाएगी। तो ये तो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक की बोतल की बात थी। तो अगर ये रिएजेंट की बोतल हुई तो रिएजेंट की बोतल भैया फट सकती है, इसलिए इसके बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, अभी पता लग जाएगा आपको। पहला एप्लीकेशंस कि द डिसॉल्व्ड गैसेस व्हिच आर प्रेजेंट दे आर रिमूव्ड बाय हीटिंग द सॉल्यूशन। आपके पास कोई सॉल्यूशन है, उसके अंदर गैस है, वो डिसॉल्व है, तो कैसे हटाओगे? गर्म कर दो, सीधी सी बात है। गर्म करते क्या होगा? मॉलिक्यूल एक्सपेंड होंगे और वो गैस एस्केप हो जाएगी। जैसे लेक्चर स्टार्ट होते समय आपको एप्लीकेशन में बताया था कि डिस्टिल्ड वाटर इट इज केप्ट एट 80 डिग्री सेल्सियस to prevent the solution from the entry of oxygen and carbon dioxide। तो ये जो आपका कंटेनर है जिसमें वाटर रखा हुआ है, इसको अगर हाई टेम्परेचर रखोगे तो गैस अंदर आएगी नहीं, और आएगी नहीं तो डिसॉल्व भी नहीं हो पाएगी। तो एक और इंटरेस्टिंग चीज आ गई ना यहाँ पर यार, क्या कि मछली जो होती है वो ठंडे पानी में रहना ज्यादा प्रेफर करती है इन कंपेरिजन टू गर्म वाटर, इन कंपेरिजन टू हॉट वाटर। क्यों? क्योंकि हॉट वाटर के अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी और ठंडे पानी के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। दूसरा एप्लीकेशन इसी का, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। डीगैसिंग ऑफ सॉल्वेंट्स इज डन इन HPLC। तो जो भी आप सॉल्वेंट यूज करते हो ना, उसमें डीगैसिंग होती है थोड़ा सा गर्म करके। और इसका एक और एप्लीकेशन, द फार्मासिस्ट और द पर्सन हु इज हैंडलिंग दिस टाइप ऑफ केमिकल्स व्हिच आर डेंजरस दे शुड बी कॉशियस। जब आपको ऐसे केमिकल जिसमें पता है बर्स्टिंग हो सकती है, तो उनको पहले आपको इमर्स करना है, मतलब इमर्शन ऑफ कंटेनर इन आइस और कोल्ड वाटर इज रिक्वायर्ड to reduce the temperature or the pressure before opening the container, for example in case of ammonia bottle। तो समझ में आ गया होगा आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब हम बात करेंगे अगला, इफेक्ट ऑफ सॉल्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। तो ये रहा आपके सामने इफेक्ट ऑफ सॉल्ट। भैया सॉल्ट की बात करो तो दिमाग में एक ही चीज आती है, क्या? नमक, सोडियम क्लोराइड। दूसरे तरीके से देखें तो क्या चीज है? तो इलेक्ट्रोलाइट है। तो सर क्या इलेक्ट्रोलाइट डालने की बात हो रही है कि नहीं? भैया आप चाहे इलेक्ट्रोलाइट डालो चाहे नॉन इलेक्ट्रोलाइट डालो, ये जो आपका लिक्विड है और जिसमें गैस घुली हुई है, अगर गैस घुली हुई है तो भैया वो घुलेगी तो जब भी ना, जब मॉलिक्यूल्स गैस के और लिक्विड इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा। जब इंटरेक्शन होगा तभी तो गैस खुलेगी। अब हुआ यूं कि आपने कोई सॉल्ट डाल दिया, चाहे इलेक्ट्रोलाइट डाला चाहे नॉन इलेक्ट्रोलाइट डाला, वो क्या करेंगे?
वो लिक्विड के साथ बॉन्ड बनाएंगे, मतलब एल और ई का मतलब इलेक्ट्रोलाइट। तो जब बॉन्ड अगर इलेक्ट्रोलाइट का इसके साथ ज्यादा बन गया तो गैस के साथ टूट जाएगा, और गैस के साथ टूट जाएगा मतलब ये फ्री हो गया, मतलब ये तो उड़ जाएगा, मतलब एस्केप हो जाएगा। तो यही हम समझ रहे हैं कि when a solute is added means addition of solute, it decreases the solubility of gas. कैसे? ऐसे। For example, when the salt is added to carbonated solution, it results in the escaping of gas in the form of bubbles, and this phenomena in which the gas is escaped in the form of bubbles, it is called salting out. तो यही सॉल्टिंग आउट होती है। कारण क्या है? ये कारण है जो ये लिखा है, द बॉन्डिंग बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइट एंड गैस इज देयर, दिस बॉन्डिंग इज ब्रोकन डाउन, एंड दिस ब्रोकन डाउन किसकी वजह से? जो गैस और लिक्विड के बीच में बॉन्डिंग है ये टूट जाती है, और उसकी वजह से ये लफड़ा होता है। तो चेक करके देखना ना, कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले आना और उसमें नमक डाल के देखना। जैसे ही आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल अगर आप लेते हो, ये जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है इसमें अगर आप नमक डालोगे तो क्या होगा? फटाफट बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो क्या चीज है? यही है प्रोसेस जिसको बोलते हैं सॉल्टिंग आउट। जैसे आपने नमक डाला, वो नमक क्या करेगा? जो लिक्विड है उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, गैस फ्री हो जाएगी और फटाफट बाहर आना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियरली विजिबल है, आप करके देखना इस चीज को। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन कहाँ है? बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है इसका। किस तरीके से देख लेते हैं हम। इट इज यूज्ड फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का एक्वस सॉल्यूशन बना दिया। अब ये जो सपोज ये कंटेनर है इसमें विटामिन ए है, अभी विटामिन ए खराब हो सकता है। क्यों खराब हो सकता है? अगर इसके अंदर ऑक्सीजन आ गई तो। तुम अगर ऑक्सीजन नहीं आने दो तो फिर तो नहीं होगा खराब, बिल्कुल नहीं होगा। तो जगह ही मत रखो ना इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं की, क्या कर दो? इसके अंदर शुगर ही शुगर भर दो। तो जब शुगर ही शुगर भर गई तो सारा इंटरेक्शन लिक्विड और शुगर के बीच में हो जाएगा, मतलब लिक्विड और एस के बीच में। जब जी है मतलब ऑक्सीजन की बात हो रही है, जी जब आएगा इसके अंदर तो इंटरेक्शन का उसको चांस ही नहीं मिलेगा लिक्विड के साथ। means high sugar concentrated solution is used which decreases the solubility of oxygen and therefore there are decreased chances of oxidation। तो है ना कितना इंटरेस्टिंग यूज। ये फिनोमेना है क्या? सॉल्टिंग आउट से रिलेटेड। अब आता है इफेक्ट ऑफ केमिकल इंटरेक्शन सॉल्युबिलिटी पर। तो ये है ना केमिकल रिएक्शन या केमिकल इंटरेक्शन की बात हो रही है। केमिकल इंटरेक्शन की बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट है, इट रिजल्ट्स इन द डेविएशन फ्रॉम हेनरीज लॉ। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोराइड, अमोनिया। यहां पर भैया होता क्या है, जो गैस और जो सॉल्वेंट है उसके बीच में केमिकल इंटरेक्शन हो गया। तो हेनरीज लॉ तो क्या कह रहा था कि जितना पार्शियल प्रेशर था उतनी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, मतलब जितना प्रेशर लगाओगे उतनी ज्यादा गैस की कंसंट्रेशन रहेगी। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही हो गया, यहाँ पर केमिकल इंटरेक्शन ज्यादा हो गया, मतलब सॉल्युबिलिटी जो आप हेनरी लॉ के द्वारा प्रिडिक्ट कर रहे हो ना उससे कहीं ज्यादा सॉल्युबिलिटी हो गई। इसीलिए अपन ने देखा था 3 तरह के गैसीय सॉल्यूशन थे। तो भैया कई गैसीय सॉल्यूशन है जो लॉ फॉलो नहीं करते। वो किस लिए नहीं करते? बिकॉज ऑफ केमिकल इंटरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अमोनिया। In these cases, Henry's law is not applicable because of interaction and there is high solubility than expected. For example, HCl is 10,000 times more soluble in water in comparison to liquid oxygen. ये है आपके सामने। इसका कहाँ एप्लीकेशन है? इसका एप्लीकेशन है प्रिपरेशन ऑफ रिएजेंट, जैसे HCl बना रहे हो आप, H2SO बना रहे हो आप, HNO3 बना रहे हो। और यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं solubility of gases in liquids।
इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे, चीज इजी बनाते रहेंगे. Please be in touch. Don't forget to subscribe the channel, like, comment and share. Keep in touch. Best of luck.